हेलो फ्रेंड्स, बुक रिव्यूज एक्सप्लेन्ड पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बेटर डिसीजंस फ्यूअर रिग्रेट्स बाय एंडी स्टैनली बुक के बारे में। पढ़ाई कभी कभी सिर्फ एक जिम्मेदारी लगती है, लेकिन जब किताब सही हो तो वो जिंदगी बदल सकती है। यही हुआ मनीष के साथ। मनीष एक 32 साल का लड़का दिल्ली की भीड़भाड़ वाली सड़कों से थक चुका था। एक टिपिकल नौकरी, एक रूटीन जिंदगी, कोई एक्साइटमेंट नहीं, बस सुबह ऑफिस जाना, रात को घर आकर थक कर सो जाना। लेकिन अंदर से वो परेशान था। उसे लग रहा था कि उसकी लाइफ कहीं खो गई है। उसके दोस्त अक्सर उसे समझाते थे, भाई कुछ चेंज कर, लाइफ को सीरियसली ले। लेकिन मनीष हंसकर टाल देता, अरे यार सब सही चल रहा है, चिल करो। वो अपनी बात को कन्विंस करने के लिए इतना कॉन्फिडेंट दिखता कि सामने वाला भी मान जाता। लेकिन असल में मनीष खुद से कभी ऑनेस्ट नहीं था। एक दिन जब उसका मूड बहुत ऑफ था, उसने रैंडम अमेज़ॉन पर एक किताब ऑर्डर की। किताब का नाम था बेहतर निर्णय कम पछतावे, 5 प्रश्न जो आपको अपने अगले कदम का निर्णय करने में मदद करेंगे। मूव बाय एंडी स्टैनली। वो खुद नहीं समझ पाया कि उसने ये किताब क्यों मंगवाई, शायद सिर्फ खुद को फील गुड देने के लिए। जब किताब आई, उसने उसे बेड साइड टेबल पर रख दिया। 1 हफ्ते तक उसे टच भी नहीं किया। लेकिन फिर एक रात जब उसकी नींद नहीं आ रही थी, वो उठकर बैठ गया। बाहर बारिश हो रही थी और उसे लगा शायद यही सही टाइम है। उसने किताब उठाई और पढ़ना शुरू कर दिया। किताब के पहले ही चैप्टर में लिखा था, द इंटीग्रिटी क्वेश्चन, एम आई बीइंग ऑनेस्ट विद माई सेल्फ। मनीष ने इसे 3 बार पढ़ा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी सिंपल लाइन में इतना वेट कैसे हो सकता है। फिर उसने पढ़ना जारी रखा। स्टैनली ने लिखा था कि सेल्फ डिसेप्शन यानी खुद को धोखा देना हमारी लाइफ के बड़े डिसीजंस को खराब कर देता है। हम अक्सर वही बिलीव करते हैं जो हम बिलीव करना चाहते हैं, न कि जो सच है। क्या मैं खुद से ईमानदार हूं? यह सवाल अनकंफर्टेबल था, लेकिन मनीष को लगा कि यह सवाल उसकी पूरी लाइफ पर अप्लाई होता है। उस रात मनीष ने अपने पास्ट डिसीजंस के बारे में सोचना शुरू किया। वो याद करने लगा कि कैसे उसने हर बार अपने दोस्तों, परिवार और यहाँ तक कि खुद को कन्विंस किया था कि वो सही है। जैसे जब उसने अपनी पहली गर्लफ्रेंड को छोड़ा था, उसने सबको कहा था वो समझती नहीं थी मुझे। लेकिन सच तो ये था कि वो खुद इनसिक्योर था। उसे डर था कि वो रिलेशनशिप कहीं उसे वल्नरेबल न बना दे। जब उसने अपनी जॉब बदली थी तो सबको कहा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी चाहिए थी। लेकिन सच ये था कि वो अपने टॉक्सिक बॉस से भाग रहा था। ग्रोथ उसके लिए सेकेंडरी थी। उसने किताब को बंद किया और अपनी नोटबुक उठाई। उसने लिखा, व्हाट एम आई लाइंग टू माई सेल्फ अबाउट। यह सवाल इतना सिंपल था, लेकिन जवाब देना इतना मुश्किल। उसने अपनी पेन उठाई, लेकिन पन्ना खाली रहा। फिर उसने लिखा, मैं खुद से झूठ बोलता हूं कि मैं ठीक हूं। इतना लिखते ही उसे लगा जैसे उसका सीना हल्का हो गया। यह शायद पहली बार था जब उसने खुद के सामने एडमिट किया कि सब कुछ ठीक नहीं है। अगली सुबह उसने फिर किताब पढ़नी शुरू की। स्टैनली ने लिखा था कि अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स को एक्सेप्ट करना पेनफुल हो सकता है, लेकिन यही पेन डिसीजंस को सही दिशा देता है। मनीष ने सोचा, क्या मैं रेडी हूं सच से डील करने के लिए? उसने खुद से वादा किया कि वो हर डिसीजन लेने से पहले खुद से यही सवाल पूछेगा, एम आई बीइंग ऑनेस्ट विद माई सेल्फ? उसने महसूस किया कि यह सिर्फ एक सवाल नहीं, बल्कि एक मिरर था, और उसे पहली बार लगा कि शायद वो अपनी लाइफ का डायरेक्शन बदल सकता है। उसी दिन उसने अपनी जिंदगी के छोटे छोटे चॉइसेस को एनालाइज करना शुरू किया। जब उसकी माँ ने पूछा, तू वीकेंड पर घर क्यों नहीं आता, तो उसने झूठ नहीं बोला। पहले कहता था काम बहुत है, लेकिन इस बार उसने कहा, मुझे लगता है कि मैं अवॉइड कर रहा हूं। जब उसके दोस्त ने पूछा, तू इतना रिजर्व्ड क्यों हो गया है, तो उसने कहा, मुझे खुद नहीं पता, लेकिन मैं पता लगाना चाहता हूं। उसका ये ऑनेस्टी एक्सपेरिमेंट धीरे धीरे उसकी लाइफ का हिस्सा बन गया। और फिर एक दिन उसने महसूस किया कि ऑनेस्टी सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के साथ भी जरूरी है। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। हर बार जब वो खुद से सच बोलने की कोशिश करता तो एक डर सामने आ जाता। ये डर उसे रोकता था, जैसे कोई इनविजिबल चेन उसे खींच रही हो। उसे महसूस हुआ कि सिर्फ एक क्वेश्चन से जिंदगी बदलने वाली नहीं, उसे और गहराई में जाना होगा।
उसने किताब को फिर से पढ़ना शुरू किया। शायद आगे के लेसन्स उसे इस डर से लड़ने में मदद कर सकें। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां मनीष ने पहला लेसन खत्म किया था। अब वो ऑनेस्टी के सवाल को अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकली अप्लाई करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन कुछ दिनों बाद उसे एहसास हुआ कि सिर्फ सच बोलने से सब कुछ सॉल्व नहीं होगा। सच बोलना एक फाउंडेशन था, लेकिन उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है। किताब का अगला चैप्टर था द लेगेसी क्वेश्चन, व्हाट स्टोरी डू आई वांट टू टेल। मनीष ने जैसे ही इस टाइटल को पढ़ा वो कुछ पल के लिए रुक गया। उसने अपनी कॉफी का एसआईपी लिया और सोचा, स्टोरी, मेरी लाइफ की स्टोरी क्या है। उसने चैप्टर पढ़ना शुरू किया। स्टैनली लिखते हैं कि हर डिसीजन हमारी लाइफ की स्टोरी का एक हिस्सा बनता है। वो कहते हैं कि जब भी कोई बड़ा या छोटा डिसीजन लेना हो, हमें ये सोचना चाहिए कि वो डिसीजन हमारी कहानी में कैसा दिखेगा। मनीष ने एक गहरी सांस ली। उसने महसूस किया वो सिर्फ इमीडिएट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने और छोटे छोटे गोल्स अचीव करने में लगा रहता था, लेकिन लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, लेगेसी, ये शब्द तो उसकी डिक्शनरी में ही नहीं थे। किताब के इस हिस्से को पढ़ने के बाद उसने अपनी नोटबुक फिर से खोली। उसने खुद से लिखा, व्हाट स्टोरी एम आई टेलिंग राइट नाउ। और जैसे ही उसने ये लिखा, उसे याद आने लगा कि उसकी कहानी कितनी बेतरतीब है। कॉलेज के दिनों में जब उसके दोस्तों ने स्टार्टअप शुरू किया था तो वो भी उनके साथ जुड़ना चाहता था, लेकिन उसने खुद को कन्विंस किया स्टेबिलिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसने सिक्योर जॉब को चुना। पर अब जब वो उन दोस्तों की सक्सेस देखता था तो उसे लगता था कि उसने शायद अपनी कहानी का सबसे एडवेंचरस चैप्टर मिस कर दिया। फिर उसे अपनी फैमिली याद आई। उसके पापा अक्सर उससे कहते थे, कुछ ऐसा करो कि लोग तुम्हारा नाम याद रखें। और मनीष हर बार हंसकर कहता, अरे पापा, सब ठीक है, लाइफ को इतना सीरियस नहीं लेते। लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि वो शायद खुद को कन्विंस कर रहा था। उसने खुद से एक और सवाल पूछा, व्हाट स्टोरी डू आई वांट टू टेल इन 10 years। इस सवाल ने उसे अजीब सा अनकंफर्टेबल कर दिया। उसने कभी अपनी लाइफ को इतना आगे तक नहीं सोचा था। उस दिन शाम को उसने एक पार्क में जाकर वॉक की। वहां हर तरफ लोग अपनी अपनी जिंदगी में बिजी थे। कोई जॉग कर रहा था, कोई अपने बच्चों के साथ खेल रहा था, और मनीष बस उन सबको ऑब्जर्व कर रहा था। उसे लगा, इनमें से हर किसी की एक स्टोरी है, मेरी क्या है। वो अपनी कहानी का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करने लगा। उसे लगा कि हर अच्छी कहानी के 3 पार्ट्स होते हैं, एक अच्छा स्टार्ट, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स और फिर एक मीनिंगफुल कंक्लूजन। उसने सोचा, क्या मेरी कहानी में मीनिंग है या ये बस एक बोरिंग जॉब और रैंडम एक्सक्यूजेस की सीरीज है। किताब में आगे स्टैनले ने लिखा था कि हमें निर्णय ऐसे लेने चाहिए जो हमारी मूल्य और इच्छित परिणामों के साथ संरेखित हों। मनीष को महसूस हुआ कि उसकी निर्णय अक्सर अल्पकालिक सुविधा के लिए होते थे, न कि किसी बड़ी पिक्चर को ध्यान में रखकर। अब उसे एक्शन लेना था। उसने अपने छोटे छोटे डिसीजंस को लेगेसी पर्सपेक्टिव से देखना शुरू किया। जब उसके दोस्त ने पूछा, तू वीकेंड्स पर नेटफ्लिक्स देखता रहता है, कुछ एक्साइटिंग क्यों नहीं करता, तो उसने पहले की तरह डिफेंसिव होने की बजाय कहा, शायद तुम्हारी बात सही है, मुझे कुछ नया ट्राई करना चाहिए। उसने वीकेंड पर एक राइटिंग वर्कशॉप ज्वाइन की। उसने सोचा, अगर मेरी कहानी में मीनिंग चाहिए तो मुझे इसे लिखना सीखना होगा। एक दिन ऑफिस में उसका बॉस उससे किसी प्रोजेक्ट पर जल्दी डिसीजन लेने को कह रहा था। मनीष को लगा कि वो डिसीजन सही नहीं है, लेकिन बॉस की प्रेशर में उसने पहले कभी मना नहीं किया था। लेकिन इस बार उसने रुक कर खुद से पूछा, क्या मैं ये डिसीजन अपनी कहानी का हिस्सा बनाना चाहूँगा। उसने पोलाइटली मना कर दिया और सरप्राइजिंगली बॉस ने उसकी बात मानी। मनीष अब अपने हर छोटे बड़े चॉइस को अपनी कहानी के कॉन्टेक्स्ट में देखने लगा। लेकिन ये इतना स्मूथ नहीं था। कुछ चॉइसेस बहुत चैलेंजिंग थी। एक बार उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड ने उसे कॉल किया। वो दोनों अलग हो गए थे, लेकिन वो कॉल उसकी जिंदगी में एक नया कॉन्फ्लिक्ट लेकर आया। उसने सोचा, अगर मैं उससे फिर से बात करना शुरू करता हूं तो क्या ये मेरी कहानी को बेहतर बनाएगा या इसे और कॉम्प्लिकेटेड कर देगा। उसने खुद से पूछा, व्हाट स्टोरी डू आई वांट टू टेल अबाउट दिस रिलेशनशिप। और ये सवाल पूछने के बाद उसने धीरे धीरे उससे दूर रहने का फैसला किया। मनीष को अब यह समझ में आने लगा था कि डिसीजंस सिर्फ एक्शंस नहीं हैं, वो हमारी जिंदगी की स्क्रिप्ट लिखते हैं।
और अगर स्क्रिप्ट बोरिंग या मैसी लग रही है तो उसे चेंज करने का पूरा कंट्रोल हमारे पास है। लेकिन फिर भी कई सवाल थे जिनके जवाब उसे नहीं मिल रहे थे, जैसे क्या मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, और क्या मैं खुद को सिर्फ कन्विंस कर रहा हूँ कि मैं सही चॉइसेस ले रहा हूँ। यहीं पर उसने किताब का अगला चैप्टर खोलने का फैसला किया। उसने सोचा, शायद अगला सवाल मेरी इस उलझन का जवाब दे सके। मनीष की जिंदगी अब धीरे धीरे बदल रही थी। वह छोटे छोटे डिसीजंस को ज्यादा कॉन्शियसली लेने की कोशिश कर रहा था। एम आई बीइंग ऑनेस्ट विद माई सेल्फ, और क्या कहानी मैं सुनाना चाहता हूँ। जैसे सवाल उसकी जिंदगी में गाइड पोस्ट्स की तरह काम करने लगे थे। लेकिन बदलाव की यह जर्नी इतनी स्मूथ नहीं थी। एक दिन जब वो ऑफिस से घर लौट रहा था, उसे एक पुराने दोस्त सिद्धार्थ का कॉल आया। सिद्धार्थ ने उसे बताया कि वो एक नया बिजनेस वेंचर शुरू कर रहा है और चाहता है कि मनीष उसमें इन्वेस्ट करे। मनीष को यह आइडिया अच्छा लगा, लेकिन उसके अंदर एक हल्की सी अनीज भी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो हाँ कहे या ना। उस रात मनीष ने किताब का अगला चैप्टर पढ़ने का फैसला किया। चैप्टर का टाइटल था द कॉन्शियस क्वेश्चन, इज देयर अ टेंशन दैट डिजर्व्स माई अटेंशन। मनीष ने इस लाइन को पढ़ा और तुरंत उसे अपनी करंट सिचुएशन याद आ गई। उसने सोचा, क्या मेरी इस हल्की सी अनीज का मतलब कुछ हो सकता है। स्टैनली ने चैप्टर में लिखा था कि जब भी किसी डिसीजन को लेकर टेंशन या डिस्कम्फर्ट हो, उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ये टेंशन हमारे कॉन्शियस यानी हमारी अंतरात्मा की आवाज़ हो सकती है। कई बार हम इस वॉइस को दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यही वो मोमेंट्स होते हैं जब हमें पॉज लेना चाहिए। मनीष ने अपनी नोटबुक निकाली और लिखा, वाई डू आई फील अनईजी अबाउट इन्वेस्टिंग इन सिद्धार्थ्स बिजनेस। वो कुछ देर तक ब्लैंक पेज को देखता रहा। फिर उसने धीरे धीरे लिखा, वॉट इफ द बिजनेस फेल्स, डू आई ट्रस्ट सिद्धार्थ्स जजमेंट कंप्लीटली। उसने महसूस किया कि उसके अंदर ये सवाल पहले से मौजूद थे, लेकिन वो कॉन्शियसली उन्हें नज़रअंदाज कर रहा था। वो खुद को कन्विंस करना चाहता था कि ये अपॉर्चुनिटी एक्साइटिंग है, लेकिन उसकी कॉन्शियंस उसे कुछ और कह रही थी। अगले दिन उसने सिद्धार्थ से मिलने का प्लान बनाया। वो उससे डिटेल में बात करना चाहता था। सिद्धार्थ ने बहुत कॉन्फिडेंटली उसे बिजनेस का पूरा प्लान समझाया, लेकिन मनीष को फिर भी कुछ मिसिंग लगा। उसने उससे डायरेक्टली पूछा, क्या तुमने मार्केट रिसर्च की है। सिद्धार्थ कुछ हेजिटेट हुआ और बोला, हाँ सॉर्ट ऑफ, लेकिन मुझे पता है ये काम करेगा, ट्रस्ट मी। मनीष को वही अनईजी फीलिंग फिर से हुई। वो सोचने लगा, क्या मैं सिर्फ फ्रेंडशिप के प्रेशर में ये डिसीजन लेने जा रहा हूं। उसने अपनी कॉन्शियंस की बात सुनने का फैसला किया। उसने सिद्धार्थ से पोलाइटली कहा कि उसे और सोचने के लिए टाइम चाहिए। उस रात उसने किताब के चैप्टर को दोबारा पढ़ा। स्टैनली ने एक बात पर जोर दिया था, डोंट रश थ्रू द टेंशन, सिट विद इट, लेट इट गाइड यू। मनीष ने इस एडवाइस को गंभीरता से लिया। उसने सोचा, क्या मैं बाकी डिसीजंस में भी इस टेंशन को इग्नोर करता रहा हूं। उसने अपने पास्ट को रिवाइंड करना शुरू किया। जब उसने अपनी पहली नौकरी एक्सेप्ट की थी, तब भी उसे ऐसा ही अनईज महसूस हुआ था। उसे लगा था कि वो जॉब उसके लिए सही नहीं थी, लेकिन सैलरी अच्छी थी। उसने उस टेंशन को नज़रअंदाज किया और कुछ ही महीनों में उसे रियलाइज़ हुआ कि वो जॉब उसे अनहैप्पी बना रही है। जब उसने अपनी लास्ट रिलेशनशिप ख़त्म की थी, तब भी उसे इंटरनली डिस्कम्फर्ट हुआ था, लेकिन उसने उस टेंशन को जस्टिफाई कर दिया कि शायद ये मेरे लिए सही नहीं था। बाद में उसे लगा कि शायद उसने उस टेंशन को ठीक से समझा ही नहीं। अब मनीष समझ चुका था कि उसकी कॉन्शियंस की आवाज़ सिर्फ एक वार्निंग नहीं है, बल्कि एक गाइड है। उसने सिद्धार्थ के प्रपोजल को अच्छे से एनालाइज किया और पाया कि वो रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। उसने उसे मना कर दिया, लेकिन इस प्रोसेस ने मनीष को सिर्फ एक डिसीजन तक सीमित नहीं रखा। उसने अपनी लाइफ के बाकी चॉइसेस पर भी ध्यान देना शुरू किया। जब उसके ऑफिस के कॉलीग्स ने एक अनएथिकल प्रैक्टिस में शामिल होने का दबाव डाला, तो उसकी कॉन्शियंस ने फिर से उसे टोक दिया। उसने तुरंत खुद से पूछा, इज देयर अ टेंशन दैट डिजर्व्स माई अटेंशन, और उसने उस काम से दूर रहने का फैसला किया। उसका ये नया माइंडसेट अब उसकी लाइफ का हिस्सा बन चुका था। लेकिन मनीष ने महसूस किया कि टेंशन को एक्सेप्ट करना आसान नहीं है।
कई बार वो खुद को कन्विंस करने की कोशिश करता था कि वो ठीक है, लेकिन अंदर से वो जानता था कि कुछ सही नहीं है। एक वीकेंड पर मनीष अपनी माँ के घर गया। उसकी माँ ने कैजुअली पूछा, बेटा शादी का क्या सोचा है? मनीष ने टॉपिक बदलने की कोशिश की, लेकिन उस रात उसने इस सवाल पर गहराई से सोचा। उसे एहसास हुआ कि वो शादी के बारे में सोचने से बच रहा है क्योंकि उसे कमिटमेंट को लेकर डर है। लेकिन क्या ये टेंशन उसे कुछ बताने की कोशिश कर रही थी? उसने खुद से वादा किया कि वो इस सवाल को भी एक्सप्लोर करेगा। अब मनीष को लगने लगा था कि उसकी जिंदगी में हर टेंशन एक कहानी का हिस्सा है, वो कहानी जिसे वो बेहतर बनाना चाहता है। उसने सोचा, अगर मैं इन छोटी छोटी टेंशन्स को ध्यान से सुनूं तो शायद मैं रिग्रेट से बच सकता हूं। लेकिन उसकी जर्नी यहीं खत्म नहीं हुई थी। किताब का एक और चैप्टर बाकी था और मनीष को लग रहा था कि उसमें उसे अपने अगले सवाल का जवाब मिल सकता है। मनीष के लिए जिंदगी अब धीरे धीरे क्लैरिटी की तरफ बढ़ रही थी। हर लेसन ने उसे अपनी जिंदगी के डिसीजंस को बेहतर तरीके से समझने का एक नया नजरिया दिया। लेकिन उसे अब भी कई बार ऐसा लगता था कि हर सवाल का जवाब अकेले ढूंढना मुश्किल हो जाता है। एक दिन ऑफिस में उसकी टीम को एक नया प्रोजेक्ट असाइन हुआ। यह प्रोजेक्ट उसकी कंपनी के लिए बहुत बड़ा था, लेकिन एग्जीक्यूशन अनएथिकल तरीके से करना होता। मनीष को लग रहा था कि इस काम को लेकर वो कंफर्टेबल नहीं है। उसने अपनी कॉन्शियंस की बात सुनी और खुद को इस काम से दूर रखने का फैसला किया। लेकिन अब उसके सामने एक और दुविधा थी। उसका मैनेजर बार बार उसे प्रेशर डाल रहा था। उसने मनीष से कहा, अगर तुम इस प्रोजेक्ट को लीड करोगे तो तुम्हारी प्रमोशन ऑलमोस्ट है। ये तुम्हारे करियर के लिए एक बड़ा मौका है। मनीष के अंदर टेंशन बढ़ने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करे। उसी रात उसने किताब का अगला चैप्टर पढ़ना शुरू किया। चैप्टर का टाइटल था द कम्युनिटी क्वेश्चन, व्हाट वुड माई फैमिली एंड फ्रेंड्स एडवाइज मी टू डू। मनीष को लगा कि शायद यही सवाल उसके करंट प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे सकता है। स्टैनली ने लिखा था कि डिसीजंस अक्सर सिर्फ हमारे बारे में नहीं होते, उनका असर हमारे रिलेशनशिप्स और सोशल स्टैंडिंग पर भी होता है। उन्होंने सलाह दी कि जब भी आप किसी मुश्किल डिसीजन में फंसे हों तो ट्रस्टेड फैमिली और फ्रेंड्स से सलाह लें। पर्सपेक्टिव्स शायद उस चीज़ को देख पाएं जो आप खुद नहीं देख पा रहे। मनीष ने चैप्टर पढ़ा और खुद से पूछा, अगर मैं इस सिचुएशन के बारे में अपने पापा से बात करूं तो वो क्या कहेंगे, या मेरे दोस्त राहुल से। उसे अपने पापा की याद आई। उनके वैल्यूज़ हमेशा ऑनेस्टी और एथिक्स पर आधारित रहे थे। मनीष को लगा कि अगर वो इस सिचुएशन के बारे में अपने पापा को बताएगा तो उनका जवाब साफ होगा, गलत काम से सक्सेस मत पाना। उसने तुरंत अपने पापा को कॉल किया। पापा ने उसकी पूरी बात सुनने के बाद कहा, मनीष, प्रमोशन और पैसा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर ये तुम्हारे प्रिंसिपल्स के खिलाफ है तो तुम्हें खुद से सवाल पूछना चाहिए, क्या तुम इस डिसीजन के साथ आराम से जी पाओगे। मनीष को उनकी बात लॉजिकल लगी, लेकिन फिर भी उसे क्लैरिटी पूरी तरह नहीं मिली। उसने अपने बेस्ट फ्रेंड राहुल से भी बात की। राहुल ने कहा, देख भाई, करियर इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर इस प्रोजेक्ट की वजह से तुम खुद को लूज करने लगो तो वो प्रमोशन तुम्हारे किसी काम का नहीं होगा। लॉन्ग टर्म में तुम्हें अपनी वैल्यूज के साथ अलाइन रहना होगा। इन डिस्कशंस ने मनीष को कुछ राहत दी। उसने महसूस किया कि डिसीजंस को कम्युनिटी के पर्सपेक्टिव से देखना उन्हें ज़्यादा बैलेंस्ड और प्रैक्टिकल बनाता है। अगले दिन मनीष ने एक और एक्सपेरिमेंट किया। उसने अपनी क्लोज कॉलीग नेहा से भी इस बारे में बात की। नेहा ने कहा, मनीष, अगर तुम इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करोगे तो शायद तुम्हारे मैनेजर को बुरा लगे, लेकिन अगर तुम इसे एक्सेप्ट करते हो और बाद में पछताते हो तो क्या ये तुम्हारे लिए सही होगा। मनीष को रियलाइज हुआ कि उसके आसपास के लोग उसकी सिचुएशन को अलग अलग एंगल्स से देख पा रहे थे। हर कोई उसे वही बता रहा था जो उसकी कॉन्शियंस भी कह रही थी। उसने फाइनली प्रोजेक्ट को डिक्लाइन करने का फैसला किया। उसने अपने मैनेजर से कहा, मैं इस काम को लेकर कंफर्टेबल नहीं हूं। मैं ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम करना चाहता हूं जो एथिकली सही हों। हालांकि मैनेजर इनिशियली नाराज हुआ, लेकिन मनीष ने महसूस किया कि उसने सही डिसीजन लिया। इस प्रोसेस ने मनीष को सिखाया कि कम्युनिटी का इन्फ्लुएंस कितना पावरफुल हो सकता है। उसने यह भी रियलाइज किया कि सही लोग चुनना कितना ज़रूरी है।
अगर उसने ऐसे लोगों से सलाह ली होती जो सिर्फ उसे इमीडिएट रिवॉर्ड्स की तरफ धकेलते, तो शायद उसका डिसीजन अलग होता। मनीष अब अपने दूसरे डिसीजंस में भी कम्युनिटी क्वेश्चन का इस्तेमाल करने लगा। जब उसकी माँ ने उसे शादी के लिए एक लड़की से मिलने को कहा तो पहले वो अवॉइड करना चाहता था, लेकिन फिर उसने सोचा, मेरे दोस्त राहुल और नेहा इस बारे में क्या कहेंगे। उसने उनसे इस बारे में बात की। दोनों ने उसे समझाया कि कम से कम बातचीत करके देखना चाहिए। मनीष ने उनकी बात मानी और लड़की से मिलने के लिए तैयार हुआ। लड़की से मिलने के बाद मनीष को लगा कि बातचीत करना इतना बुरा नहीं था। उसने सीखा कि हर डिसीजन में दूसरों के पर्सपेक्टिव्स लेना खुद की सोच को वाइडन करता है। लेकिन कम्युनिटी के इन्वॉल्वमेंट के साथ एक और चीज सामने आई। कभी कभी दूसरों की ओपिनियंस आपके लिए सही नहीं हो सकती। मनीष ने सीखा कि एडवाइस लेना जरूरी है, लेकिन अल्टीमेटली डिसीजन आपको खुद ही लेना होता है। एक और सिचुएशन में मनीष ने अपनी सेविंग्स को एक रिस्की म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सोचा। उसने अपने दोस्त राहुल और एक फाइनेंशियल एडवाइजर से बात की। दोनों ने उसे इसके रिस्क्स बताए, लेकिन मनीष का गट फीलिंग कुछ और कह रहा था। उसने उस इन्वेस्टमेंट को रिजेक्ट कर दिया। बाद में जब वो म्यूचुअल फंड मार्केट क्रैश हुआ तो मनीष को पता चला कि उसने सही डिसीजन लिया था। अब मनीष के लिए हर डिसीजन एक कोलैबोरेटिव प्रोसेस बन चुका था। वो अपनी फैमिली और ट्रस्टेड फ्रेंड्स की सलाह को अपनी कॉन्शियंस के साथ बैलेंस करना सीख चुका था। उसने सीखा कि कम्युनिटी के साथ कंसल्ट करना डिसीजंस को ज़्यादा प्रैक्टिकल और ग्राउंडेड बनाता है। लेकिन मनीष को ये भी पता था कि अभी उसकी जर्नी खत्म नहीं हुई थी। उसने किताब का अगला चैप्टर खोलने का मन बनाया, क्योंकि हर लेसन उसे अपनी जिंदगी के एक नए पर्सपेक्टिव से रूबरू करा रहा था। मनीष की जिंदगी में अब काफ़ी बदलाव आ चुका था। किताब के हर नए चैप्टर ने उसे अपनी डिसीजंस को एक नई रोशनी में देखने का मौका दिया था। उसने ऑनेस्टी, लेगेसी, कॉन्शियंस और कम्युनिटी जैसे बड़े सवालों का जवाब ढूंढ लिया था। लेकिन अब उसे महसूस हो रहा था कि यह सब ठीक है, लेकिन कुछ और ज़रूरी सवाल भी हैं। क्या उसके डिसीजंस सिर्फ उसके लिए ही अच्छे हैं? क्या वो दूसरों के लिए भी सही कर रहा है? एक दिन जब वो अपनी ऑफिस की एक मीटिंग से बाहर निकला तो उसका फ़ोन बजा। ये कॉल उसकी छोटी बहन साक्षी का था। उसने तुरंत फ़ोन उठाया। भैया, तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। मनीष ने फ़ोन पर उसकी आवाज़ में चिंता महसूस की। क्या हुआ साक्षी? भैया, मुझे लगता है कि मेरी शादी के लिए जो रिश्ता पापा ने तय किया है वो सही नहीं है। मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। मनीष को समझ में नहीं आया कि साक्षी ऐसा क्यों महसूस कर रही थी। पापा ने हमेशा साक्षी की जिंदगी के बारे में फैसला किया था और वो हमेशा इस फैसले से सहमत रही थी। लेकिन अब अचानक उसकी चिंता ने मनीष को गहरे सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने साक्षी से पूछा, तुम इस शादी के बारे में क्यों महसूस नहीं कर रही हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपने फैसले से पीछे हट सकती हो? साक्षी ने जवाब दिया, भैया, मैंने समझती हूँ कि पापा का डिसीजन सही है, लेकिन मुझे लगता है कि इस शादी से मैं अपने आप को खो दूंगी। मैं इसे सिर्फ इसलिए मान लूंगी क्योंकि यह सही है या पापा चाहते हैं, लेकिन फिर मुझे लगेगा कि मैं खुद को समझौता कर रही हूँ। मनीष के मन में एक हलचल सी हुई। उसे महसूस हुआ कि साक्षी को जो बात परेशान कर रही थी वो सिर्फ उसके परिवार के एक्सपेक्टेशंस नहीं थे, बल्कि उसे अपनी खुद की फीलिंग्स और डिजायर्स के बीच संतुलन बनाना था। यह सवाल अब उसके लिए नया था। What does love require of me? वो किताब में वापस लौटा और पढ़ने लगा। स्टैनली ने इस चैप्टर में यह सवाल पूछा था, What does love require of me? यह सवाल हमें अपनी डिसीजंस में दूसरों की ज़रूरतों और भावनाओं को ध्यान में रखने के लिए प्रेरित करता है। जब हम दूसरों से प्यार करते हैं तो हम उनके भले के लिए काम करते हैं, न कि सिर्फ अपनी इच्छाओं या फायदे के लिए। मनीष ने किताब में एक लाइन पढ़ी, प्यार अपने निर्णयों को सही साबित करने के लिए नहीं देखता, वह दूसरों के लिए बलिदान करने के लिए एक तरीका ढूंढता है। इस लाइन ने उसे झकझोर दिया। उसने महसूस किया कि उसे अपनी बहन के मामले में वही करना चाहिए जो उसके लिए सही है, भले ही यह पापा की उम्मीदों के खिलाफ क्यों ना हो। उसने साक्षी से कहा, तुम सही कह रही हो, तुम्हारी फीलिंग्स और डिजायर्स बहुत मायने रखती हैं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें इस शादी के लिए तैयार नहीं हो तो तुम्हारा कहना बहुत ज़रूरी है। तुम अपनी आवाज़ उठाओ और पापा को बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। साक्षी को पहले कुछ डर था, लेकिन मनीष की बातों ने उसे साहस दिया।
उसने परिवार से बात की और धीरे धीरे पापा ने उसकी फीलिंग्स को समझा। पापा ने कहा, अगर तुम दोनों खुश नहीं हो तो ये रिश्ता नहीं हो सकता। तुम्हारी खुशी हमारी खुशियों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। मनीष को समझ में आया कि प्यार सिर्फ परिवार और दोस्तों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे दूसरों के साथ भी फैलाना होता है। उसने देखा कि साक्षी का फैसला न केवल खुद को बल्कि पूरे परिवार को सिखाने वाला था कि हम अपने निर्णयों में दूसरों के भले को कैसे प्राथमिकता दे सकते हैं। लेकिन अब मनीष को लगा कि उसे खुद अपने डिसीजंस में प्यार की भावना को और गहराई से समझने की जरूरत है। उसे यह महसूस हुआ कि उसके द्वारा किए गए कुछ डिसीजंस सिर्फ अपनी आरामदायक स्थिति के लिए थे और उसने कभी उन लोगों के बारे में नहीं सोचा जिन पर उनका असर पड़ सकता था। एक दिन ऑफिस में उसके एक कॉलीग ने उसके पास आकर कहा, मनीष, तुमने जो डिसीजन लिया था पिछले महीने वो काफी अच्छा था, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि वो डिसीजन पूरी टीम पर कितना असर डालता है? ये सवाल उसे चौंका गया। अब तक वह सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचता था, लेकिन उस एक सवाल ने उसे यह समझने की प्रेरणा दी कि किसी भी फैसले के लिए उसकी जिम्मेदारी सिर्फ खुद तक सीमित नहीं होनी चाहिए। उसे यह भी याद आया कि जब उसने पिछले साल किसी और प्रोजेक्ट में अपने दोस्त राजेश के साथ काम किया था तो उसने उसे अकेला छोड़ दिया था, क्योंकि वो प्रोजेक्ट उसे खुद करना आसान लगता था। राजेश ने उसे कई बार मदद के लिए कहा था, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज किया। अब उसे समझ में आया कि प्यार और सहानुभूति का मतलब दूसरों के साथ अपने निर्णयों में सहयोग करना है। उसने राजेश से मिलकर माफी मांगी और उसे विश्वास दिलाया कि अगली बार वह उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। उसने महसूस किया कि जब वह खुद को दूसरों की जगह रखकर देखता है तो उसकी खुद की पर्सपेक्टिव भी बदल जाती है। उसे समझ में आया कि प्यार और एम्पैथी के साथ फैसले लेने से न सिर्फ उसका खुद का जीवन बेहतर होता है, बल्कि उसके फैसले दूसरों की जिंदगी को भी प्रभावित करते हैं। इसके बाद मनीष ने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मुझे अपने काम और पर्सनल लाइफ में भी यही अप्रोच अपनानी चाहिए? उसने महसूस किया कि प्यार और सहानुभूति सिर्फ रिश्तों तक सीमित नहीं है। अगर वह अपनी कंपनी में काम करने वाले लोगों के बारे में सोचता तो उसकी टीम भी और बेहतर काम करती। वह अपने कॉलीग्स से बातचीत करने और उन्हें समझने की कोशिश करने लगा। इससे न सिर्फ उसके काम का माहौल बेहतर हुआ, बल्कि उसके रिलेशनशिप्स भी मजबूत हुए। एक दिन जब वो अपने पुराने स्कूल में बच्चों को मोटिवेशनल टॉक देने गया, उसने वहां के एक बच्चे से पूछा, तुम लोग किसके लिए मेहनत करते हो? बच्चे ने जवाब दिया, हमारे माता पिता के लिए, ताकि वो हम पर गर्व कर सकें। मनीष को यह सुनकर महसूस हुआ कि बच्चों का प्यार और सम्मान भी उतना ही जरूरी है। उसने सोचा, क्या मैं अपनी जिंदगी में ऐसे लोगों के लिए काम कर रहा हूं जो मुझसे प्यार करते हैं? मनीष ने अपने जीवन के डिसीजंस में प्यार को सबसे ऊपर रखा। वह अब महसूस करने लगा था कि प्यार हमें सिर्फ हमारे खुद के लाभ के लिए नहीं, बल्कि समाज और उसके सभी लोगों के भले के लिए काम करने की प्रेरणा देता है। अब मनीष को यह समझ आ चुका था कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे फैसले सही हों, तो हमें पहले यह सोचने की जरूरत है कि दूसरे लोग कैसे प्रभावित हो सकते हैं। यही वह समय था जब उसने अपनी जिंदगी के फैसलों में सच्चे प्यार और सहानुभूति को सबसे ऊपर रखा। मनीष की जिंदगी में अब एक नई दिशा आ चुकी थी। हर लेसन ने उसे कुछ और परिपक्व किया था। किताब का हर सवाल, हर विचार उसे और ज्यादा सोचने, समझने और महसूस करने के लिए प्रेरित कर रहा था। वह पहले से ज्यादा कॉन्शियस था कि उसके डिसीजंस अकेले उसके लिए नहीं होते, बल्कि वो समाज, परिवार और उसके आसपास के लोगों के लिए भी मायने रखते हैं। वह अब किसी भी डिसीजन को लेने से पहले उसकी गहराई से सोचता, उसे अपनी कॉन्शियंस से परखता और फिर दूसरों के नजरिए को भी समझने की कोशिश करता। वह अक्सर सोचता कि यह बदलाव कहाँ से शुरू हुआ था। क्या वह पहले की तरह सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचता रहता? क्या वह कभी किसी डिसीजन में दूसरों के भले के बारे में नहीं सोचता था? किताब के हर चैप्टर ने उसे अपनी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों दुनिया को देखने का एक नया तरीका दिया। उसे अब यह समझ में आने लगा था कि प्यार और सहानुभूति के बिना कोई भी डिसीजन कभी पूरी तरह सही नहीं हो सकता। अब जब वह अपने दोस्तों या परिवार के साथ बैठकर बातें करता, तो वह पहले की तुलना में ज्यादा ईमानदारी से अपनी बातों को साझा करता था। वह जानता था कि किसी भी रिलेशनशिप में ट्रांसपेरेंसी और एम्पैथी सबसे जरूरी चीजें होती हैं।
अगर वह अपनी जिंदगी के फैसलों में यही मूल मंत्र अपनाता तो न सिर्फ उसकी अपनी जिंदगी बेहतर होती, बल्कि उसके आसपास के लोग भी खुश रहते। एक दिन उसके पास एक कॉल आया। ये कॉल उसके पुराने दोस्त अमित का था। अमित ने बताया कि वह एक बड़ी समस्या में फंसा हुआ था। उसका एक बड़ा बिजनेस डील लगभग खत्म हो चुका था क्योंकि उसके कुछ बिजनेस पार्टनर्स अनएथिकल तरीके से काम कर रहे थे। अमित परेशान था और वह जानता था कि अगर वह इस डील को बंद करता है तो वह अपने करियर को बड़ा झटका देगा। मनीष ने तुरंत ही उसे समझाया, अमित, तुम्हारे फैसले से सिर्फ तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलने वाली है, ये उन लोगों की जिंदगी को भी प्रभावित करेगा जो तुमसे जुड़े हुए हैं। अगर तुम अपने पार्टनर्स के साथ इस डील को आगे बढ़ाते हो तो सिर्फ तुम नहीं, बल्कि तुम्हारी टीम और उनके परिवार भी इससे प्रभावित होंगे। क्या तुम उनके भले के बारे में सोच रहे हो? अमित कुछ देर तक चुप रहा और फिर उसने कहा, तुम सही कह रहे हो मनीष, मैंने सिर्फ खुद के बारे में सोचा था। मुझे लगता है कि मैं अब इस डील को बंद कर दूं और अपना रास्ता अलग कर लूं। मनीष को महसूस हुआ कि कभी कभी सिर्फ किसी के साथ बैठकर और उसके विचारों को समझकर भी हम किसी बड़े बदलाव का हिस्सा बन सकते हैं। यही उसने अपने सभी डिसीजंस में अपनाया था, प्यार, सहानुभूति और जिम्मेदारी के साथ। जब उसने अपनी बहन साक्षी से कहा था कि वह अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले, तो उसने न केवल अपने परिवार के बारे में सोचा, बल्कि उसे यह भी समझ आया कि प्यार का मतलब है दूसरों को उनके फैसले लेने का अधिकार देना। उसी तरह उसने खुद को भी सिखाया कि सही फैसले लेना कभी आसान नहीं होता, लेकिन अगर वो अपने आसपास के लोगों की भलाई को प्राथमिकता दे तो वह कभी गलत नहीं हो सकता। समय के साथ मनीष ने अपनी कंपनी में एक नई पहल की। वह टीम के सभी लोगों के साथ बैठकें करने लगा, उन्हें समझने की कोशिश करने लगा। वह जानता था कि अगर उसे किसी भी प्रोजेक्ट या टास्क को सही ढंग से पूरा करना है तो उसे हर किसी की भावना और ज़रूरत को समझना होगा। वह अब एक नए तरीके से काम करने लगा, जहां हर व्यक्ति की आवाज़ सुनी जाती थी और हर किसी के निर्णयों को सम्मान दिया जाता था। एक दिन जब उसकी टीम ने एक मुश्किल प्रोजेक्ट पूरा किया तो उसके साथियों ने उसकी सराहना की। वे सब जानते थे कि इस सक्सेस का कारण सिर्फ टीम का हार्डवर्क नहीं था, बल्कि मनीष का अप्रोच था। उसे हर किसी की चिंता और दिल की बात सुननी आती थी। वह अपने आप को कभी भी ज्यादा बड़ा या जरूरी नहीं मानता था, बल्कि हर किसी की भूमिका को समान रूप से महत्व देता था। उसने महसूस किया कि जिंदगी के सबसे अच्छे फैसले वो होते हैं जब हम खुद से सवाल करते हैं, What does love require of me? ये सवाल उसके लिए अब जिंदगी का मूल मंत्र बन चुका था। उसकी सोच और निर्णय अब केवल खुद के भले के बारे में नहीं थे, बल्कि उन लोगों के बारे में भी थे जिनकी जिंदगी पर उसके फैसलों का असर होता था। कुछ समय बाद मनीष ने अपने जीवन के अगले चरण की ओर कदम बढ़ाया। वह अब सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए सोचता था जो उसके साथ जुड़े हुए थे। उसकी जिंदगी का हर फैसला अब जिम्मेदारी और प्यार के साथ लिया गया था। ये किताब बेटर डिसीजंस, फीवर रिग्रेट्स उसके लिए अब सिर्फ एक गाइड बुक नहीं थी, बल्कि एक साथी बन चुकी थी। हर लेसन ने उसे जिंदगी को नए नजरिए से देखने का मौका दिया था और उसे यह सिखाया था कि सबसे अच्छे डिसीजंस वही होते हैं जो हम प्यार और सहानुभूति के साथ लेते हैं। जब मनीष ने अपना फाइनल डिसीजन लिया तो वह जानता था कि उसने अपनी जिंदगी को एक बेहतर दिशा में मोड़ दिया है। उसके फैसले अब सिर्फ उसके लिए नहीं थे, बल्कि वह यह भी जानता था कि उसकी जिंदगी का हर कदम दूसरों की जिंदगी को प्रभावित करता है। यही था प्यार का सबसे बड़ा रूप, किसी को सही राह पर चलने के लिए खुद की राह छोड़ना। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।